मेजर उस्मान की ड्राइविंग उस शाम देखने वाली थी। गुंजान ट्रैफिक में उसकी सुजुकी कार किसी गाड़ी को दाएं तरफ से किसी को बाएं तरफ से ओवरटेक करती उड़ी जा रही थी। एक चौक की बत्ती सुर्ख हुई, दूसरी तरफ की ट्रैफिक चल पड़ी। मेजर उस्मान ने जैसे सिग्नल लाइट देखी ही ना हो, इसने रफ्तार कम न की, अपने सामने रुकी हुई दो गाड़ियों के बाएं से गाड़ी निकाल कर ले गया। चौक के आगे खड़ा ट्रैफिक कांस्टेबल उसे रुकने का इशारा देकर उसके रास्ते में आ गया, लेकिन उछल कर फिर फुटपाथ पर जा पहुंचा, क्योंकि मेजर उस्मान की सुजुकी की रफ्तार जरा सी भी कम नहीं हुई थी। गाड़ी ट्रैफिक कांस्टेबल के करीब से सन्नाटे से गुजर गई। यह सफ़ेद सुजुकी उसी रफ्तार पर छावनी के पुल पर चढ़ी, उतरी, फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ मुड़ी और छोटे से एक रेस्टोरेंट के सामने इस तरह रुकी कि ब्रेकों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। मेजर उस्मान गाड़ी से निकला, दरवाज़ा लॉक किया और जब रेस्टोरेंट की तरफ चला तो एक निस्वानी आवाज़ ने उसे रोक लिया। इतनी देर उसे मानूस आवाज़ सुनाई दी। 15 मिनट से। ओ स्वीट, मेजर उस्मान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज ऑफिस में फंस गया था। कोर कमांडर बड़े ही गलत वक्त पर आ गया और इसने 1.5 घंटा मेरे ब्रिगेड कमांडर के साथ लगा दिया। वो गया तो ब्रिगेड कमांडर ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को बुलाकर अहकाम देने शुरू कर दिए। कोई ख़ास बात थी? उस लड़की ने पूछा, जिसने उस्मान का बड़ा हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया था। कोई इमरजेंसी? कुछ भी नहीं, उस्मान ने बेपरवाही से जवाब दिया। रूटीन है, आओ। वो लड़की का हाथ अपने हाथ में लिए रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो ना बीवी की तरफ तवज्जो दी ना बच्चों की तरफ। वर्दी उतारी, ये कपड़े पहनिए, और वो बोली चाय रख दी है। वासी, मेरी टांग से लिपट गया। बाय गॉड, ना बच्चे की तरफ ध्यान गया ना बच्चे की माँ की तरफ, जिसने कपड़े बदलने के दौरान चाय तैयार कर ली थी। बच्चे से टांग छुड़ाई और इसकी माँ से कहा कि ब्रिटिश आर्मी का एक वफद आया हुआ है, मुझे फ़ौरन ऑफिसर्स मेस पहुंचना है और डिनर के इंतजाम देखने हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर एक कोने की टेबल पर बैठ गए थे। रेस्टोरेंट का एक ही कमरा था जो डाइनिंग हॉल के तौर पर इस्तेमाल होता था। मेज़ें आम होटलों की निस्बत दूर दूर थीं और हर मेज़ के ऊपर मध्यम रोशनी थी, जिसमें मेज़ पर बैठने वाले एक दूसरे को और मेज़ पर रखी हुई खाने पीने की अशिया को ही देख सकते थे। उस कमरे की तमाम मेज़ों पर खाने वाले मौजूद होते तो भी यूं ही लगता जैसे यहाँ कोई एक इंसान भी मौजूद न हो। हर एक के होंठ हिलते नजर आते थे, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि इस रेस्टोरेंट में डिसिप्लिन और आदाब व इखलाक के पाबंद लोग आते हैं, बल्कि यहाँ वो लोग आते थे जिनका डिसिप्लिन और आदाब व इखलाक के साथ दूर पार कभी ताल्लुक़ नहीं होता था। ये सब नौजवान होते थे, नौजवान जोड़े, अपने कल्चर से बेजार, अमेरिका के मादर पदर आज़ाद कल्चर के शैदाई नौजवान, रिश्वतखोर अफसरों, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों, जागीरदारों, स्मगलरों के बेटे थे और बेटियां थीं। ये नौजवान लड़के और लड़कियां अपने आप को पाकिस्तान की अवाम से बरतर और आला नस्ल का समझते थे, लेकिन ये नई तहजीब के गंदे अंडे थे जो इश्क और मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आ जाया करते थे। ये कि नहीं, पाकिस्तान के बड़े शहरों में ऐसे बेशुमार रेस्टोरेंट खुले हैं जिनके अंदर नीम तारीकी की हद तक रोशनी कम रखी जाती है ताकि जोड़ों को हर किस्म की हरकत करने की इजाज़त हो। इस किस्म के रेस्टोरेंटों में अमीर माँ बाप के बेटे अपनी गर्लफ्रेंड्स को खिलाने पिलाने के लिए ले जाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट अगर खचाखच भरे हुए हों तो भी खामोश और खाली ही लगते हैं, हालांकि वहाँ बैठे हुए लोग मुसलसल बोलते हैं। वो ज़रा ऊंची आवाज़ में इसलिए नहीं बोलते कि वो जो बातें कर रहे होते हैं वो सरगोशियों में ही होती हैं। इसके साथ अंग्रेज़ी हल्ला गुल्ला गाने भी धीमी आवाज़ में सुनाई देते हैं। ये कैसेट रेस्टोरेंटों वाले चलाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक मेज़ पर बैठे हुए जोड़े की सरगोशियाँ साथ वाली मेज़ तक भी नहीं पहुँच पाती। इस्लामी मुमलिकत में ऐसी बातें की जा सकती हैं, लेकिन सरगोशियों में, इस्लामी मुमलिकत में नाजेबा हरकतें की जा सकती हैं, लेकिन मध्यम रोशनी में। ये रेस्टोरेंट और कैबिनों वाले जदीद होटल इस्लामी मुमलिकत में नई तहजीब का और इश्क व मोहब्बत करने वालों का गोशाए तन्हाई का साथ है। ये रेस्टोरेंट और कैबिनों वाले जदीद होटल इस्लामी मुमलिकत में नई तहजीब का इश्क व मोहब्बत करने वालों को गोशाए तन्हाई मुहैया करते हैं और दौलत समेट रहे हैं। इन रेस्टोरेंटों के नाम भी रोमानवी किस्म के होते हैं। मेजर उस्मान लड़की को साथ लेकर जिस रेस्टोरेंट में जा बैठा था उसका नाम लवर्स कॉर्नर यानी मोहब्बत करने वालों का गोशा था। मैं तो उदास हो गई थी कि तुम नहीं आओगे, लड़की ने उस्मान से कहा।
ऐसा हो नहीं सकता, उस्मान ने कहा। मैंने तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हें डिनर देने का वादा किया था। डिनर के बाद तोहफा तुम खुद पसंद कर लेना। तुम नहीं जानती मैं किस तरह यहाँ पहुँचा हूँ। चौकों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की भी परवाह नहीं की। मुझे कोर कमांडर पर गुस्सा आ रहा था, जो कमांडर को साथ लेकर बेवकत आन पहुँचा। ब्रिगेडियर मेजर होना भी एक लानत है। लो मेन्यू कार्ड और खुद ही ऑर्डर दो। लड़की मेन्यू कार्ड देखने लगी थी। मेजर उस्मान अली खान एक रिटायर्ड कर्नल का बेटा था। इस ख़ानदान के किसी आदमी को नौकरी करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत बड़ा जागीरदार ख़ानदान था। कर्नल के बाप दादा को अंग्रेज़ों ने ताजे बरतानिया की वफ़ादारी और पहली जंग अज़ीम में बहादुरी के कारनामों के हौसले में नहरी इलाके में बेशुमार मुरब्बे ज़मीन अता कर दी थी। कुछ ज़मीन अपनी भी थी। फ़ौजी सर्विस इस ख़ानदान की रिवायत बन गई थी। मेजर उस्मान का बाप भी फ़ौज में तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि कर्नल और जनरल बनने के लिए गया था। इसकी फ़ौजी ज़िंदगी लेफ्टिनेंट के ओहदे से शुरू हुई थी। वो चूँकि जागीर की आमदनी की वजह से शहज़ादा किस्म का फ़ौजी अफसर था, इसलिए कर्नल से आगे तरक्की न पा सका और पेंशन के लिए सर्विस पूरी हो गई। इसने अपने बेटे उस्मान को भी मिल मिलाकर और ख़ानदान की फ़ौजी खिदमात का रिकॉर्ड दिखाकर कमीशन के लिए सिलेक्ट करवा लिया और ट्रेनिंग के बाद उस्मान सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर एक इन्फेंट्री रेजिमेंट में चला गया। वो कौमी जज्बे के ज़रिए असर फ़ौज में नहीं गया था, इसे सिर्फ अफसर बनना था। बाप ने इसे कभी नहीं कहा था कि बेटा मुल्क की सरहद माँ और बहन की मांग जैसी मुकद्दस होती है। वो कहा करता था, मेरा बेटा पहले बटालियन कमांडर, फिर ब्रिगेडियर कमांडर और फिर डिवीजन कमांडर बनेगा। उस्मान घर का शहजादा था। 4 बहनों में एक ही भाई था। नाजों में पला था। हर फरमाइश मनवाना इसकी फितरत बन गई थी। इसकी माँ इसे फ़ौज में नहीं जाने दे रही थी। कहती थी, लड़ाई लग गई तो मेरा कोहिनूर हीरे जैसा बेटा मोर्चों की मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। तुम्हारा बेटा किसी लड़ाई में नहीं जाएगा। उस्मान के बाप ने इसकी माँ को यकीन दिला दिया, कभी इंडिया के साथ लड़ाई हो गई तो मैं बेटे को मोर्चों में नहीं जाने दूंगा। GHQ में मेरा इतना रसूख चलता है, मैं बेटे को इसकी बटालियन से निकलवा कर रेजिमेंट सेंटर में भिजवा दूंगा, जहां ये ऐश और मौज करेगा। उस्मान रेजिमेंट में जाकर भी शहजादा ही रहा। पूरी तनख्वाह हजम करके तनख्वाह जितनी रकम हर महीने माँ बाप से ले लिया करता था। बाप ने भी इसे इतनी फजूल खर्ची और अयाशी से कभी नहीं रोका था। इसकी दिलचस्पी लड़कियों में थी। जेब पैसों से भरी हुई हो तो इस हॉबी में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। इसकी क्लास की लड़कियां, जिसे माशरे के अपर क्लास कहा जाता है, आसानी से दस्तयाब थीं। इन लड़कियों के तो जैसे चेहरों पर लिखा था, सुलाए आम है यारान। इसकी शादी हो गई और जिस लड़की के साथ शादी हुई इसे वो पहले से जानता था। इसकी ज़ात और बिरादरी की लड़की थी। रंग कुछ ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं था, लेकिन चेहरे के खदोखाल और नक्शो निगार में जाज़बियत और जिस्म के मुतवाज़न साख्त में कशिश थी। स्मार्ट, ज़हीन और खुशतबा लड़की थी। शादी की पहली रात तक उस्मान की ज़िंदगी में 3-4 लड़कियां बारी बारी आ चुकी थीं। वो खूबसूरत थीं या नहीं, इनमें खूबी ये थी कि वो आसानी से उस्मान की ज़िंदगी में बल्कि इसके जाल में आ गई थी। उस्मान जैसे शिकारी और माँ बाप के इकलौते शहजादे अमूमन ज़िद किया करते हैं कि वो अपनी पसंद की शादी करेंगे, लेकिन उस्मान ने ऐसी ज़िद न की। माँ और बहनों ने वाजिदा नसरीन के इंतखाब से पहले उस्मान से कहा था कि वो खुद फ़ैसला करे। उस्मान ने अपने मखसूस जिंदा दिल अंदाज में अपना फ़ैसला वाजिदा के हक़ में दे दिया था। पहली रात उस्मान की वारिफ्तगी बता रही थी कि वाजिदा इसके दिल में उतर गई है। पहली रात इसने वाजिदा नसरीन को प्यार से वीना कहना शुरू कर दिया और अगली सुबह, जो इसकी अजदवाजी ज़िंदगी की पहली सुबह थी, अपने घर के तमाम अफराद से कह दिया था कि आज से वाजिदा को वीना कहा जाएगा। उस्मान की बहनों ने यह निकनेम बहुत पसंद किया था। हनीमून के लिए वो वीना को इस्लामाबाद ले गया और एक 5 स्टार होटल में क़याम किया था। फिर इसे मरी बर्फ़बारी दिखाने के लिए ले गया और न जाने कहाँ कहाँ लिए फिरता रहा। वो तो वीना का ही होके रह गया था। सलामियों की कई हज़ार की रकम इसके जेब में और वीना के परस में थी। हनीमून से वापस आकर उस्मान वीना को दूसरे तीसरी शाम होटल में ले जाकर खाना खिलाता था। 1 महीना गुजर गया। अब हमें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक संजीदा हो जाना चाहिए। वीना ने उस्मान से कहा, बहुत ऐश कर ली, क्या जल्दी है तुम्हें संजीदा होने की? उस्मान ने कहा, सारी उम्र पड़ी है, अभी तुम्हें अपने ख़ास दोस्तों के यहाँ ले जाऊँगा। एक और शाम वो वीना को अपने ख़ास दोस्तों की महफ़िल में ले गया। ये महफ़िल 3 किनाल की एक कोठी में थी। वहाँ नौजवान थे और 3-4 जवान साल थे। ये 10-12 थे और 7-8 लड़कियाँ भी थीं। इम्पोर्टेड परफ्यूम से कमरा महक रहा था।
लड़कियों के बाल कटे हुए थे और उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे इनमें वो नीम उरियां लगती थी। नीम उरियानी को ही वो हुस्न का राज समझती थी। इनका अंदाज़े कलाम मसनूई, नाजो अंदाज में तिस्ना और दीगर हरकत पर मगरबियत गालिब थी। उन्होंने बुएं पेंसिल से बनाई हुई थी। इनके मेकअप कोसे कज़ा के रंगों जैसे थी। इनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी थी। कोई इक्का दुक्का लड़की किसी मजबूरी के तहत चंद अल्फाज या एक आध जुमला उर्दू का बोलती थी। नौजवान और जवान साल लड़कों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इनमें से भी बाज़ ने भुएं पेंसिलों से बनवाई हुई थी और हल्का हल्का पाउडर भी लगा रखा था। इनके बोलने के अंदाज ऐसे और हरकतें जैसे इनमें से हर एक ये साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि वो अमेरिका या यूरोप के किसी मुल्क की पैदावार है और हनी बनकर पाकिस्तान में आ गया है और वो सबसे ज़्यादा हिप्पी है। केसट प्लेयर पर अंग्रेज़ी गानों को जिसे पॉप म्यूज़िक कहते हैं केसट लगा हुआ था। इसकी आवाज़ हल्की थी। यूं ही उस्मान और वीना कमरे में दाखिल हुए, किसी ने केसट प्लेयर की आवाज़ ऊंची कर दी और किसी ने बुलंद आवाज़ से अंग्रेज़ी में ऐलान किया कि कैप्टन उस्मान अपनी स्वीट वाइफ के साथ आ गया है। कमरा चीखों से गूंजने लगा और सब ने उस्मान और वीना पर हल्ला बोल दिया। लड़कियों ने तो वीना से हाथ मिलाना ही था, लड़के भी इससे हाथ मिला रहे थे और वीना सुकड़ी सिमटी जा रही थी। 2-3 लड़कों ने इसके कंधे पर हाथ रख के हिलाया और स्वीट एक ने कहा ओ व्हाट ए ब्यूटी, दूसरे ने कहा वंडरफुल, तीसरे ने कहा यू आर लकी उस्मान। वीना का तो वहाँ दम घुटने लगा था। वो उस्मान की पनाह में छुप जाना चाहती थी लेकिन उस्मान उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो इस तूफ़ान बदतमीज़ी और बदतहजीबी में गुम हो गया था जिसे पाकिस्तानी माशरे का ये बालाई तबका जदीद तहजीब कहता है। ये पाकिस्तान के ऊंचे तबके का नीचपन था। उस्मान इस महफिल की 2 लड़कियों के साथ मगन हो गया था, कुछ अंग्रेज़ी में कुछ उर्दू में। वीना से इसने तवज्जो ही हटा ली थी। वीना को नई तहजीब की गिद्दें नोच रही थीं। अगर वो अनपढ़ होती या मिडिल क्लास की पर्दा नशीन लड़की होती तो इस महफिल से भाग जाती। वो अपर क्लास फैमिली की लड़की थी, बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ी थी और कॉलेज की तकरीबों और सरगर्मियों की हद तक सोशल थी। उसमें घुटन और झिझक नहीं थी। वो खुशतबा और जिंदा मिजाज थी, लेकिन इसने अपने इर्द गिर्द एक हिसार खींचा हुआ था। ये शराफत और वकार का दायरा था जिससे वो कभी बाहर नहीं निकली थी। उसने इस सोसाइटी की, जिसे डिस्को या पॉप सोसाइटी कहा जाता है, बहुत बातें सुनी थी और इस सोसाइटी के नौजवान लड़कों और लड़कियों को देखा भी था, बल्कि देखती रहती थी। इसके कॉलेज में ऐसी कई लड़कियां पढ़ती थीं जो इस हिप्पी कल्चर की दिलदादा थी। इनकी हर हरकत पर हिप्पीइज़्म गालिब था। वो सिगरेट भी पीती थी। वीना इन लड़कियों की नकलें उतारा करती और इनके साथ कभी गपशप भी लगा लिया करती और इन्हें नफ़रत की निगाहों से देखा करती थी। इसे मालूम नहीं था कि इसका खामन इसी सोसाइटी और इसी बेहया कल्चर का शदाई मिलेगा। शादी हुई तो खामन इसे इसी सोसाइटी मिलेगा जिसे वो किसी कल्चर की गलाजत कहा करती थी। इसने बनावटी मुस्कुराहटों से ये जाहिर करने की बहुत कोशिश की कि वो इस दावत में आकर बहुत खुश हुई है, लेकिन जूं जूं इस दावत में हंगामा बढ़ता गया, वीना की मुस्कुराहट का फीकापन नुमाया होता गया। यह हंगामा शोर शराबे तक ही महदूद नहीं था। खाने के बाद जब नाच शुरू हो गया तो वीना को चक्कर आने लगे। ये अगर बाकायदा नाच होता तो कोई बात भी थी, ये तो पागलों जैसी उछल कूद थी। नाचते नाचते बल्कि उछलते कूदते लड़के लड़कियां एक दूसरे से बगलगीर हो जाती थी। वीना उस्मान को ढूंढ रही थी, लेकिन वो इसे नज़र आते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। 1-2 लड़कों ने वीना को भी बाजुओं से पकड़कर घसीटा, लेकिन इसने ऐसी मुस्कुराहट से टाल दिया जिसमें बनावट और नफरत थी। वो अलग बैठ गई। आधी रात होने को आई थी जब ये महफिल बर्खास्त हुई। वीना को फिलवा के चक्कर आने लगे थे। शायद यही वजह थी कि वो देख न सकी कि इन नौजवानों में बाज झूमने और लड़खड़ाने लगे थे। यह नशे का असर था जो वो सिगरेटों में पीते रहे थे। वीना के सर के चकराने की एक वजह ये बदबू भी थी जिससे ये कमरा भर गया था। बाहर आकर वीना को जब ठंडी हवा लगी तो इसने कुछ सुकून महसूस किया। इसे पता नहीं चल रहा था कि इसकी ये जहनी हालत गुस्से की वजह से है, नफरत की वजह से है, या ये इस तरह था जो कुछ भी था वो अपने आप में नहीं थी। कहो लुत्फ़ाया, उस्मान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए वीना से पूछा। वीना ने उस्मान की तरफ देखा और चुप रही, जैसे उसे कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था या वो जवाब देना नहीं चाहती थी। उसने उस्मान से मुंह फेर लिया। क्यों वीना, उस्मान ने पूछा, तुम तो चुप ही हो गई हो, कोई ख़ास बात? मेरा ख्याल है तुमने इस महफिल में अजनबियत महसूस की होगी। घर चले उस्मान साहब, वीना ने उकताहट के लहजे में कहा। प्लीज़ जल्दी घर चलें। घर पहुंचकर वीना ने इतनी तेज़ी से अपने कपड़े उतारे जैसे अरूसी के इस लिबास से इसे नफरत हो गई हो। वो कपड़े उतार नहीं रही थी बल्कि अपने जिस्म से इन्हें नोच रही थी।
ये कपड़े तो इसने बड़े शौक़ से पहने थे। उस्मान के साथ शादी करके इसे रूहानी मुसर्रत हासिल हुई थी। हालांकि इसने अपने दिल में इस ख्वाहिश को कभी नहीं आने दिया था कि इसकी शादी उस्मान के साथ ही हो। हाँ, ये ख्वाहिश इसके दिल में अक्सर धड़कती थी कि वो किसी फ़ौजी अफसर की बीवी बने। उस्मान को इसने इसलिए अपनी रूह की गहराइयों में उतार लिया था कि वो पाक फ़ौज का अफसर था और वो खूबरू और अमीर माँ बाप का बेटा तो था ही, लेकिन उस रात उसे बहुत दुख हुआ कि उस्मान का असल रूप कुछ और है और आगे चलकर वो इसके साथ रूप बहरूप का खेल खेलेगा। मालूम होता है तुम्हें आज का फंक्शन अच्छा नहीं लगा, उस्मान ने कहा। तुम्हें सोशल होना पड़ेगा वीना, तुम एक कैप्टन की बीवी हो। इस फंक्शन में अच्छा लगने वाली कौन सी बात थी, वीना ने कहा। वो कपड़े बदल चुकी थी और अब वो उस्मान का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने कहा, और जहाँ तक आपकी कैप्टन होने का ताल्लुक़ है, वो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी कर दी। लेकिन उस्मान साहब, मेरी ख्वाहिश कप्तानी के ओहदे से या अफसरी से शादी करने की नहीं थी। मैं किसी फ़ौजी के साथ शादी करना चाहती थी। फ़ौजी से मेरी मुराद वतन का वो सरफरोश है जो अपने मुल्क की आन पर अपना सर कटवा देता है। ओ नो वीना, उस्मान ने कहा, तुम्हारे मुँह से ये बातें मुझे अजीब लगी हैं। ऐसी बातें पाकिस्तान के मिडिल क्लास के लोग किया करते हैं। मेरा ख्याल है तुम ये भी कहोगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मोहम्मद बिन कासिम बनो और तारिक बिन ज़ियाद बनो। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती आप मोहम्मद बिन कासिम या तारिक बिन ज़ियाद बनेंगे, वीना ने कहा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आप इस सोसाइटी के सांची में ढल जाएं जिसमें आप कहते हैं कि बहुत मज़ा आता है। तो क्या तुम्हें ये सोसाइटी अच्छी नहीं लगी, उस्मान ने कदरे हैरत से पूछा। आप पूछते हैं अच्छी नहीं लगी, वीना ने कहा। मुझे इस सोसाइटी से नफ़रत है उस्मान साहब। मैं आइंदा आपके इन दोस्तों से मिलना पसंद नहीं करूँगी। ओ शट अप वीना, उस्मान ने दोस्ताना बेतकल्फ़ी के लहजे में कहा। तुम जैसी पुरकशिश और हाई क्लास फैमिली की लड़की के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ ताज्जुब नहीं कि कल तुम ये भी कहो कि मैं भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे मुंह से आप ऐसी बात मरते दम तक नहीं सुनेंगे, वीना ने कहा। मैंने आपको रूह की गहराइयों से कबूल किया है। आपकी शख्सियत का दूसरा पहलू यानी आपका फ़ौजी होना मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा है। इस तरह मेरे जहन में आपका एक ऐसा इमेज बन गया है जिसे ज़रा सी भी ठेस पहुंची तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी बात गौर से सुनो, उस्मान ने संजीदगी से कहा। मैं ये बात पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। मुझे उस किस्म का फ़ौजी न समझना जैसा तुमने अपने जहन में इमेज बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ और बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं कम अकल नहीं और मैं इसी माशरे का फ़र्द हूँ। मैं जानता हूँ आम लोग क्या बातें करते हैं। तुम मुझे मुजाहिद समझ रही हो। वक़्त आया तो मालूम नहीं मैं क्या करूँगा। इतना ज़रूर है कि मैं महाज से भाग नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें साफ अल्फाज में बता देता हूँ कि मैं फ़ौज में किसी कौमी या मुल्की जज्बे से भर्ती नहीं हुआ। ना मैंने कभी ऐसा नारा लगाया है कि मैं अपने वतन की आन पर कुर्बान हो जाऊँगा। ये तारीख़ी नावलों के मुकालमे हैं जो मैं ना बोलूँगा और ना ही मैंने बोले हैं। आपकी ये बातें सुनकर मेरे दिल को तकलीफ़ सी हो रही है, वीना ने कहा। होगी, उस्मान ने कहा। मेरी खातिर थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लो। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हूँ वो तुम्हें एक ही बार बता दूँ। मैं तुम्हें किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। ये तो तुम्हें मालूम होगा ही कि मिलिट्री सर्विस हमारे ख़ानदान की रिवायत है। मैं ये कहने से भी नहीं झिझकूँगा कि हमारे घर में अब भी अंग्रेज़ की तारीफ़ होती है। मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ौज में नहीं गया। ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी, बल्कि हुक्म था जो मैं टाल नहीं सकता था। आप टाल सकते थे, वीना ने कहा। मुझे बताया गया था कि आप माँ बाप के इकलौते बेटे हैं और आप अपनी हर बात मनवा लेते हैं। अगर आप यही ज़िद ले बैठते कि मैं फ़ौज में नहीं जाऊँगा तो आपके वालिदैन आपको फ़ौज में कभी न भेजते।